हेलो। अभी हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर रखा था। और मैं पहले पहले आपको वेलकम करता हूँ इन द एस टू केयर पॉइंट में। और मैं कृष्णा सर आपके साथ। हम लोगों ने हेलो एलिगेंस हेलो एल एरियन के सीरीज में 9th लेक्चर कंप्लीट कर रखे थे। और ये 10th लेक्चर है। इस 10th लेक्चर में हम देखेंगे क्या देखेंगे, यूनिमोलिकुलर क्या होता है। और उसके बाद में हम देखेंगे बैक फ्रंट साइड जब अटैक हम कर रहे थे तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते थे, एक रेसिमाइजेशन होता था। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। अब रेसिमिक मिक्सचर समझने के लिए हमें थोड़ा कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी पड़ेगी। भाई स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है। तो हम चलते हैं उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री की जब हम बात कर लेंगे समझ लेंगे तो SN1 और SN2 हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जनरली लोग क्या पढ़ाते हैं, पहले SN1 SN2 पढ़ा देते हैं फिर बताते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो वही बात हो जाती है कि खाना पकने के बाद बाद आग का क्या काम, वही वाला कहानी हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं फिर खाना पकाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही हम अगर इस रिएक्शन को समझने से पहले अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री समझ ले तो बहुत ही इजी हो जाएगा अपने लिए। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब समझते हैं। चलो कुछ टर्म है अपने बुक में जो पेपर में भी आते हैं उसे समझना होगा, है ना। वो कौन कौन से टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा। कौन सा एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। स्टीरियो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या, केमिकल एस्पेक्ट ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे बोलता है, नीट वगैरह इस सब में जरूरी है। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट से एक चीज छुपी हुई है इसमें जिसका नाम है स्टीरियो। क्या नाम है, स्टीरियो। यहीं से जन्म लेता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। क्या नाम, यहीं से जन्म लेता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात होती है। ठीक है, जो क्लास 11th में था, थोड़ा बहुत क्लास 12th में है। ठीक है, इसकी डिस्कशन हम करेंगे आइसोमेरिज्म की। ठीक है, बट स्टीरियो का मतलब समझते हैं। इससे इससे रिलेटेड कई सारे टर्म पढ़ने पड़ेंगे आपको। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। A B C D, है ना। ओ, और एक और E, क्या, E। ये सारे टर्म हम देखेंगे। जैसे पहला टर्म है ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या नाम है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल, ऐसे नोट्स बनाएंगे आप लोग। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। दूसरा वाला जो टर्म है मैं लिख देता हूँ, वेट मैं लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ, है ना। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए जो अपने को डिस्कस करना है। और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी से कायरलिटी से क्वेश्चन आया है, रिटेंशन से क्वेश्चन आया है, इन्वर्जन से क्वेश्चन आए हुए हैं, रेसिमाइजेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, इनेंसियोमर से क्वेश्चन है, सारे से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इन नीट वगैरह के लिए आईआईटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो स्टीरियो सेंटर, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टीरियो सेंटर की बात हम करेंगे। अगर स्टीरियो सेंटर आप समझ जाते हैं तो ये सब समझ में आने लगेगा वन बाय वन। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, और कायरल सेंटर की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर बोले या कायरल सेंटर बोले, तो आप समझना एक ऐसा कार्बन मान लो कार्बन है जिससे अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे A B C और D, देखो सब अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं। इस सेंटर का नाम होगा स्टीरियो सेंटर, या इस कार्बन का नाम होगा कायरल कार्बन। क्या, कायरल कार्बन, या इस, ठीक है, इसी का नाम होगा एसिमेट्रिक कार्बन। क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो 3 नेम से इसको बुलाया जाता है। तो समझ जाओ, अगर ये कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड से बॉन्डेड जो भी ग्रुप है, जो भी एलिमेंट है, एटम है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो तो इसका नाम हो जाएगा इस सेंटर का स्टीरियो सेंटर। और इस कार्बन का नाम हो जाएगा कायरल कार्बन, और ये इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो तीनों में से। तो चारों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, जरा एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे D लगा दिया, यहाँ पे मैं D लगा दिया, D का मतलब ड्यूटेरियम, H मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया।
ये चारों अलग अलग हो गए, तो इस ये चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, कायरल हो गया। क्या हो गया, कायरल हो गया। अब जो मोलिक्यूल कायरल होता है, यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, क्योंकि एक कार्बन ही है और इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ऐसा कुछ, सी दो कार्बन ले लूं, और यहाँ पे बी आर, यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच, एच और एच। अब यहाँ पे कार्बन तो दो है, बट इस कार्बन के अराउंड में तीन एक जैसे ग्रुप है, तो ये सेंटर कायरल नहीं होगा, ये सेंटर कायरल नहीं होगा, नट कायरल। क्या होगा, नट कायरल। बट मैं बात करूँ इस सेंटर के बारे में, तो देखो एक तरफ एच, एक तरफ ओ एच, एक तरफ बी आर, और एक तरफ CH3। इसको कंडेंस करके लिख दो तो क्या लिख सकते हो, CH3। तो एक पूरा का पूरा अपने आप में एक ग्रुप। तो चारों अलग अलग ग्रुप इसमें लगे हुए हैं। तो इस दोनों कार्बन में कितने कायरल सेंटर हुए, एक कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर के क्वेश्चंस आते हैं नीट, नीट में, बोर्ड में और आईआईटी में। बस यही होता है कि नीट में थोड़े और आईआईटी में थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन दे देते हैं जिसको करने होते हैं अपने को, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लो। 4974 पे है ना, जो 299 का है वहाँ पे बहुत डिटेलिंग में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए भी डिटेलिंग होती है बहुत तगड़ी वाली, है ना। बहुत क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो BrOH और ऐसे ऐसे हम कायरल सेंटर की बात कर लिए, तो कायरल कार्बन समझ में आ गया। अगर मेरे पास दो कार्बन हो जो दोनों कायरल हो, देखो एक स्ट्रक्चर में आता हूँ, एक कार्बन एक कार्बन। मान लो यहाँ पे Br, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे मैंने डाल दिया NH2। क्या डाल दिया, NH2। यहाँ डाल दिया OH, यहाँ डाल दिया H। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के अराउंड OH है, एक NH2 है, एक H है, और एक दूसरा ही ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी कायरल हो गया। कायरल सेंटर को एस्टिक मार्क करते हैं ऐसे स्टार से। अब इस कार्बन की कायरलिटी चेक करते हैं, ये कार्बन कायरल है कि नहीं। तो देखो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, और ये वाला ग्रुप एकदम से अलग है इन तीनों के रिस्पेक्ट में। ये एकदम अलग है, मतलब चारों अलग हो गए, तो ये भी कायरल हो गया। यहाँ दो कायरल सेंटर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पढ़ने होते हैं कायरल सेंटर। बट आपके में अभी मेजो कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो हम कायरल की बात कर रहे हैं। तो समझ जाओ जनरल केस में, जनरल केस में जब कोई कायरल होता है, क्या होता है, जब कोई कायरल होता है, जब कोई कायरल होगा, कंपाउंड अगर कायरल है, तो याद रखना क्या सीरीज में याद कर रहा हूँ, अगर कोई कंपाउंड कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। भाई अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होती है इसकी बात समझनी पड़ेगी, है ना। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जब कोई कायरल है तो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा। जो तुम्हें लग रहा होगा इतनी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, भाई तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है ना, और पेपर में भी गिवन है, पेपर में भी आता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात समझते हैं। कायरल तो समझ गए तुम। अगर ये कायरल है मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा, देखो जो हमारे नॉर्मल लाइट है, यहाँ देखो क्या है, ये टॉर्च की लाइट निकल रही है। मान लो ये टॉर्च है, इसकी लाइटें निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो ये लाइट, जब लाइट निकल रही है, तो इसके इसके लाइट देख रहे हो ना, इधर भी जा रहा है, कई सारे डायरेक्शन में जा रहे हैं, देख रहे हो कई सारे। इधर भी ऊपर भी जा रहा है, नीचे की तरफ भी आ रहा है, इधर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल लाइट क्या है, ये सिंपल लाइट। सिंपल लाइट यहाँ पे हम रखते हैं एक प्रिज्म। क्या रखते हैं, प्रिज्म। तुम प्रिज्म टेंथ में क्या पढ़े थे, तीन कोने वाला प्रिज्म, है ना। मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसा एक बॉक्स जिसमें रखा हुआ है प्रिज्म। जिस प्रिज्म का नाम है निकोल। क्या नाम है, निकोल साइंटिस्ट था जिसने बनाया था, जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है, ये जितने लाइट जा रहे हैं, मान लो एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, ये वाले वाई एक्सिस में जा रहे हैं, मान लो ये वाला फिर इधर दूसरे वाले एक्स एक्सिस के निगेटिव में जा रहा है। अब ये क्या करेगा, जैसे लाइट इसमें पास होगा, इस सारे लाइट को कोशिश करेगा एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ले जाने का। मतलब अब लाइट को मान लो ऐसे कर दिया, क्या, सारे लाइट को एक डायरेक्शन में कर दिया। क्या कर दिया, एक डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं एक प्लेन में कर देना। क्या, वन प्लेन में कर देगा।
एक या तो एक्स एक्सिस में, या तो वाई एक्सिस में, या तो जेड एक्सिस में, वन प्लेन में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? वन प्लेन में। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। वन प्लेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, करेगा, ओके। अब क्या होने वाला है, जब इससे पास हुई लाइट तो वन, पास हुई लाइट इधर से तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? वन प्लेन में। इसका अब इस लाइट का नाम जो पड़ जाता है उसका नाम है पीपीएल। क्या नाम पड़ जाता है? पीपीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ लिख देता हूँ, पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड। और क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तुम बोलना व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म, देन निकोल प्रिज्म कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म ऑल डायरेक्शनल लाइट इनटू वन डायरेक्शन इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज, नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, है ना, नोट्स मिल जाएगा सबका, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम किसी सॉल्यूशन से पास करेंगे, मान लो ये हमारे पास बहुत सॉल्यूशन रखने वाला कुछ ऐसा डब्बा बना हुआ है जिसमें हम क्या रखे हुए हैं? सॉल्यूशन। क्या रखे हुए हैं? सॉल्यूशन। तो लाइट इसमें जैसे पास करेगी, ये सब लाइटें है ना, अबे लाइट पास करेगी इस सॉल्यूशन से, किससे? इस सॉल्यूशन से। तो ये तीन चांस है, या तो लाइटें सीधी निकल जाए, ठीक है, ऐसे सीधी निकल जाए, या लाइटें थोड़ी रोटेट हो जाए। क्या हो जाए? थोड़ी सी रोटेट हो जाए, थोड़ी सी रोटेट, मान लो ऐसे ऐसे रोटेट हो गया। रोटेट का मतलब वही मैं समझाता हूँ, या तो लाइटें इधर की तरफ चली जाए, ऐसा कुछ हो जाए। कहने का मतलब या तो सीधी जाए, या तो थोड़ी सी, देखो इधर घूम गई इतनी इतनी डिग्री से, मान लो 20 डिग्री से घूम गया, या इधर भी 20 डिग्री से घूम गया, कुछ भी ऐसे 10 डिग्री से भी मान लो। या तो सीधी जाएगी, या तो इसका अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करे तो क्या करेंगे? या तो लाइटें सीधी जाएगी, या तो लाइटें थोड़ी इधर टेढ़ी हो जाएगी, या तो लाइटें इधर हो जाएगी, या तो ये ऐसे हो सकती है ना, तीन कंडीशन। तो जब हम लाइट को, पीपीएल लाइट को सॉल्यूशन से पास करेंगे, किसी का तो सॉल्यूशन बनाया होगा हमने, अगर इस सॉल्यूशन ने लाइट को रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, क्या कर दिया? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। मैं यहाँ पे तीन चीजें लिखता हूँ। क्लॉकवाइज, मैं मान लो ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या कर दिया? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसने रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लॉकवाइज। और क्या हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का नाम क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम है? डेक्स्ट्रो। इसका रोटेशन कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और होता है ली ए भी, लिबो रोटेटरी। क्या? लिबो रोटेटरी, ठीक है। या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो लिबो रोटेटरी, या तो डेक्स्ट्रो या तो रिटोटरी। डेक्स्ट्रो को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिबो को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे आप। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी का बात, जब डेक्स्ट्रो और लिबो की बात हो जाती है तो हमें एक नया चीज समझना होता है। क्या समझना होता है? क्या समझना होता है? कि कंपाउंड किस टाइप का है। क्या कंपाउंड टेक किस टाइप का है, जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी की बात हम, ठीक है। तो अब इतना देखिए, पहले इतना क्या हो रहा है, एक बार रिपीट करते हैं। सिंपल लाइट आया, सिंपल लाइट निकोल प्रिज्म से गया, निकोल प्रिज्म में जाने के बाद एक प्लेन में आ गई जिसका नाम पीपीएल हो गया। पीपीएल को किसी सॉल्यूशन से पास किया, सॉल्यूशन में तीन चांस हो सकते हैं, या तो लाइट सीधी निकल सकती है, या तो कुछ लेफ्ट राइट में रोटेशन हो सकता है, इधर हो सकता है ऊपर या नीचे, लेफ्ट राइट में। तो अगर ऊपर होगा प्लस में होगा, नीचे होगा माइनस में होगा, एक होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं लिबो रोटेटरी। क्लॉकवाइज को प्लस से करते हैं, लिबो रोटेटरी को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी कहानी खत्म हो चुकी है, ओके। जब इतनी कहानियां खत्म हो गई तो ये कंपाउंड, कंपाउंड प्लस माइनस रोटेशन से हम बता सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड का जो सोल्यूशन बना है क्या है? डेक्स्ट्रो है, लिबो है। क्या है? डेक्स्ट्रो है, लिबो है, ठीक है। पर ऐसा कांड हो जाए कि अगर कहीं भी रोटेट ना करे, कहीं भी रोटेट ना करे, तो क्या बोलेंगे इसको?
तब इसको बोलेंगे। अगर ये दोनों केस बनता है, अगर ये दोनों केस बनता है, रोटेशन तो दोनों में हो रहा है, जब रोटेशन होगा तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि रोटेशन हो जा रहा है इसमें। हम्म। अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सीधी निकल जाए, अगर लाइट सीधी निकल जाए तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप तुम अब समझ गए होगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या? ऑप्टिक मतलब लाइट होता है, ठीक है, लाइट के रोटेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? या तो 30 डिग्री प्लस में रोटेशन हो सकता है, और फिर से 30 डिग्री माइनस में रोटेशन हो जाए, तभी भी दोनों को जोड़ने का मतलब होगा 0 डिग्री। तभी भी हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। या तो फिर रोटेशन ही ना हो, सीधे निकल जाए, तो दो केस बनते हैं। ये केस ये बन सकता है, और एक केस दूसरा होगा कि लाइट सीधे निकल जाए, तो भी क्या होगा? 0 डिग्री का ही रोटेशन होगा। 0 डिग्री का ही रोटेशन होगा, ठीक है। होगा ना? दो चांस है, या तो प्लस, क्या करे, जैसे कंपाउंड में पास करे तो एक बार ऐसे प्लस में 30 डिग्री आ जाए, और एक माइनस में 30 डिग्री चला जाए, तो दोनों को जोड़ने पे भी 30 आएगा। या तो कुछ नहीं करे, सीधे निकल जाए, तभी भी। तो दो केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात हम समझ चुके हैं। चलो यहाँ आ जाओ। अब एक कंपाउंड को मैं बोलूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो तुम क्या समझोगे? अगर मैं बोलूंगा इसको, या किसी इसको बोलूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव है, मैं बोलता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव ओ, अब मैं लिखूंगा ऐसे ओ, एक्टिव, समझ जाना ऑप्टिकली। अब ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या समझ जाओगे? ये कायरल होगा। क्या होगा? कायरल। क्योंकि ऐसा देखा गया है ऑब्जर्वेशन में। क्या देखा गया है? याद रखो, ये ऑब्जर्वेशन याद रखो। अभी मैं लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखा गया कि कायरल मोलिक्यूल क्या होते हैं, जो कायरल मोलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं? कायरल मोलिक्यूल, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं वो? ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मोलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल मोलिक्यूल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑब्जर्वेशन में देखा गया है जितने कायरल मोलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देखेंगे ना, कि अगर मेरे से कोई पूछेगा ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई कैसे चेक करेंगे हम? इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे पेपर में? नहीं, हम क्या चेक करेंगे? कायरलिटी। क्या चेक करेंगे? कायरलिटी। कायरलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर एक कायरलिटी मिला है इसमें, तो ये इसको बोल देंगे ऑप्टिकल एक्टिव। कायरलिटी रिलेटेड है किससे? कायरल सेंटर से। कायरल सेंटर से मेजो कंपाउंड को छोड़ के, समझो वो सब भूल जाओ, अभी समझो यहाँ पे ये कायरल होगा तो बोल देना ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल होने का क्राइटेरिया मैंने बता दिया था कि चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, चाहे एक कार्बन हो या 10 कार्बन हो, सबकी चेक कर सकते हो अलग अलग। बट तुम सोच रहे हो कि अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं, मान लो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में एक कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 10 कार्बन है, 1 से 10 कार्बन है, 10 कार्बन में कोई भी एक भी कार्बन अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कर रहा हूँ, कोई भी एक भी कार्बन अगर कायरल हो गया, कायरल हो गया, एक भी कार्बन कायरल हो गया, तो सारे कंपाउंड ही पूरा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन में अगर एक भी सेंटर कायरल हो गया, तो सारे के सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात समझ गए, और डिफिनीशन वगैरह लिख लेंगे, डोंट वरी, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी का मतलब समझ गए। जब कोई कंपाउंड कायरल हो जाता है, क्या कायरल होगा, कोई कंपाउंड कायरल होगा, तो एक बिहेवियर शो करेगा। क्या बिहेवियर शो करेगा? क्या बिहेवियर शो करेगा? उसके जो मिरर इमेज होंगे, क्या होंगे? मिरर इमेज। उस कंपाउंड के जो मिरर इमेज होंगे, है ना, वो मिरर इमेज क्या होगा? नन सुपर इम्पोजिबल। इसी का नाम है कायरलिटी। उसका मिरर इमेज कैसे होगा? नन सुपर इम्पोजिबल। क्या होगा? नन सुपर, अभी मैं समझाता हूँ ये क्या होता है, इम्पोजिबल। देखो क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड कायरल है, तो कायरल कंपाउंड के मिरर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। और इसी प्रॉपर्टी का नाम है कायरलिटी, है ना, कायरलिटी। और जिस मॉलिक्यूल के पास में कायरलिटी है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
कायरल मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये 1%, मतलब 100% के केस में 99% में ये वाला फैक्टर काम कर जाएगा, पर 1% में फेल कर जाएगा। बट ये वाला 100% में पास, 100% काम करता है। मतलब अगर कोई कायरलिटी है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट कायरल है तो 99% चांस है ऑप्टिकली एक्टिव होने का। बट 1% फेल फेल कर सकता है। क्यों फेल कर सकता है, ये बात हम बता ही देते हैं। 1% काम में हो सकता है कि दो कायरल सेंटर मिल करके एक एक मीजो कंपाउंड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मीजो कंपाउंड बना सकते हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली, बस इतना तुम्हें याद रखना है। दो कायरल सेंटर मिल के क्या बना सकते हैं, एक मीजो कंपाउंड बना सकते हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है। बल्कि दो कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, बट ये ऐसा कंपाउंड बना देते हैं, एक ऐसा केस बनता है जिसमें मीजो कंपाउंड बना देते हैं। जियो, ये पढ़ना है डिटेल में आइसोमेरिज्म में। तो ये मीजो कंपाउंड बना देते हैं, जो मीजो कंपाउंड इनएक्टिव होता है, यही 1% फेल हो जाता है यहाँ पे। बट कायरलिटी अगर कह दिए तो मतलब इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की बात जब हम करते हैं तो थोड़ा देखना चाहिए भाई, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है। यहाँ पे आ जाओ, एनसीईआरटी पे मैं ले चलता हूँ और एक फिगर में दिखा देता हूँ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये समझ जाओगे अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि ये फिगर मेरे बस की बात नहीं है बनाना, या तुम्हारे बस की हो तो बना लेना। ये देखो, मान लो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, क्या है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, और इसके बीच में मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मिरर, क्या रखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है। मान लो ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम अपने लेफ्ट हैंड को जब इस पर सामने रखोगे तो तुम्हें एकदम लगेगा कि वो मेरा लेफ्ट हैंड ही है। पर तुम चाहोगे इसको उठा के इस पर रख देना, तो ये फिक्स नहीं होगा। क्या होगा, ये फिक्स नहीं होगा। तुम देखना, तुम अपनी जब आंख, दाई वाली आंख देखना, शीशे में खड़े होकर के तुम्हें क्या दिखाई देगा, दाई वाले आंख जब शीशे में खड़े होकर के देखोगे तो तुम्हें एकदम सामने लगेगा, पर वो शीशे में बाएं साइड दिखाई देगा। क्या होगा, तुम्हारे जो आंख होंगे ये, तुम्हें लगेगा शीशे में जब देखोगे तो क्या लगेगा तुमको, जब शीशे में देखोगे तो क्या लगेगा तुमको, दाई वाला आंख तुम्हारे सामने एकदम दाई तरफ दिखेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि दिख रहा है दाई तरफ, और मिरर के साइड से देखोगे तो तुम्हारे बाएं साइड होगा। मतलब हमारी लेफ्ट आंखें राइट साइड दिखती है, राइट आंखें लेफ्ट साइड दिखती है। ये बातें होती है ना। तुम अपनी उंगली को अपने गाल से, चिक से छूना लेफ्ट वाले को, और देखना मिरर में किधर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट में। मतलब एक दूसरे पे हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो क्या करते हैं, एक बर्गर, इसके ऊपर दूसरा बर्गर, और बीच में वो सब रख देते हैं मटेरियल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, सुपर इम्पोज हो जाता है। बट ऐसा मानो कि नीचे एक बर्गर हमने रखा, और ऊपर वाला बर्गर को जो काटा हुआ आधा पार्ट, उसको पलट दिया। अब पलट करके इस पे रखा, पलट करके अगर इस पे हम रखते हैं तो क्या सुपर इम्पोज होगा, ऐसा रख दिया बर्गर, नहीं होगा ना, नहीं होगा सुपर इम्पोज, ठीक है, नहीं होगा। हमें क्या रखना होता है, बर्गर आधा पार्ट ए वाला बर्गर, और नीचे वाला आधा पार्ट ए वाला बर्गर, ये दोनों चिपक जाएगा। इसका मतलब अगर इसको पलट दे तो नहीं चिपकेगा ना। तो समझना है कि जब कोई भी कायरल मॉलिक्यूल होगा उसका मिरर इमेज बनता है तो एक दूसरे पे चिपक नहीं सकता है, चिपक नहीं सकता है, ठीक है। ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। देखो ये गोला है, ये गोला है, इस गोले को उठाकर फिगर बना दो, इस पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उठाकर रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बोलूँ तुम्हें, ABCD में ओ है, ओ की मिरर इमेज क्या होगी, ओ, ये दूसरे पे रखोगे तो चिपक जाएगा, एकदम से फिट हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलूँ एक्स, एक्स को उठा के एक्स पे रखोगे, चिपक जाएगा एकदम से, ठीक है। मैं बोलूँ एन, एन का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। एन का मिरर इमेज कैसे बनेगा, एक यहाँ पे एन रखा हुआ है, तो एन का देखो ये वाला पोर्शन बनेगा पहले, फिर ये वाला पोर्शन बनेगा पहले, है ना, इसके बाद में, ठीक है, एक यहाँ लाइन बनेंगे, ठीक है, और ये वाला ऐसा बनेगा। इसको उठा के इस पे रखोगे तो क्या चिपक जाएगा, नहीं, नहीं चिपकेगा ये, ठीक है। तो ये नहीं चिपकेगा तो बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और ये चिपक गया तो क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजिबल है।
मतलब जिसका मिरर इमेज उसके ऊपर बैठ जाए उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। नहीं बैठे तो बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। ये वाला ये अच्छा ये वाला था, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। इसमें ज्यादा घूमना नहीं है, घुसना नहीं है, बस समझ जाना है। अगर कोई कायरल है, एक कार्बन है मान लो, एक एच लगा है हुआ है, एक एच लगा हुआ है, सॉरी एक डी लगा हुआ है, एक ओ एच लगा हुआ है, एक बी आर लगा हुआ है। जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा ये, ठीक है। इसको थ्री डी में मैं कहूँगा, अगर तुम देखना चाहते हो तो थ्री डी में कहीं पे देख लेने की कोशिश कर लेना। अगर मेरे से कोशिश होगा तो मैं, अगर मेरे पे कमेंट करोगे तो मैं कुछ अच्छा थ्री डी मॉडल इसका मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा 2-4 मिनट का, ठीक है। बट ये उतना इम्पोर्टेंट अभी तुम्हारे लिए है नहीं, जितना मैं समझाया उतना काफ़ी है। तो चलो हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यहाँ पे एक कायरलिटी समझ गए, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन और इनेंसियोमर, ठीक है। ये बात समझनी है। तो रिटेंशन क्या होता है, इन सब का डिफिनीशन मैं लिख के एक पेज पे नीचे दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। रिटेंशन समझो क्या होता है रिटेंशन। मान लो, मान लो अगर मेरे पास रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट, क्या है, आर रिएक्टेंट है। और आर में एक एच इधर लगा है, एक एच इधर लगा है, एक एच इधर लगा है और एक एच इधर लगा है। जब रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, आर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर और एक एच इधर, ठीक है। इस एच का नाम वन वन था, इसका टू था, इसका थ्री था, इसका फोर था, इसका वन था, इसका टू था, इसका थ्री था, फोर था। देखो जो जैसे था पहले वैसे ही बाद में है, क्या है, जो जैसे पहले था वैसे ही बाद में है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन मतलब रिटेन किया, अपना अपना नेचर रिटेन करके रखा है। इसको बोलेंगे रिटेंशन, क्या बोलेंगे, रिटेंशन। कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसा रिएक्टेंट वैसा प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हुआ है रिटेंशन। चलो अब मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट है अपने पास सी एच ए, एच नहीं, यहाँ ए लेते हैं एक्स, मान लो वन है, और यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है। मान लो क्या हो गया, 2, 3, 4, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट में क्या बना, ऐसे सी और एक्स, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे एच, 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 2, 3 और ये H4। अब देखो यहाँ इसमें क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है, इधर एक्स है, क्या है, एक्स वन इधर है, और यहाँ प्रोडक्ट बना है तो एक्स वन लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में हो गया, क्या हो गया, राइट साइड में हो गया। ये पूरा पूरा का पूरा पलट गया, क्या हो गया, पलट गया है। ये इधर से एकदम पलट के इधर चला गया है, इधर से एकदम देख रहे हो ना, इस साइड में आ गया है, लेफ्ट साइड में था इसमें, इसमें देखो तो लेफ्ट साइड में था, और इसमें देखो तो क्या हो गया, राइट साइड में आ गया है। जब ऐसा कुछ हो एकदम से लेफ्ट टू राइट हो जाए चीजें, इसका मतलब हो गया इन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, इन्वर्ट, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। इसी इन्वर्ट को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। कंसेप्ट समझ जाओ, डेफिनेशन तो मैं लिखवा ही दूंगा। चलो अब रेसिमाइजेशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन और एक टर्म होता है रेसिमिक मिक्सचर, क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। बस समझो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो बस, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट है अपने पास में CH3, और यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे है X। रिएक्शन हुआ, ये निकलेगा, बन जाएगा CH3, CH3, प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, CH3 प्लस है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, वो या तो इधर से आ सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल यही वाला न्यूक्लियोफाइल, या तो इधर से आ सकता है। दोनों में दो प्रोडक्ट बनेंगे, मैं बनाता हूँ प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू। एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक, देखो, 1, 2, 3, और यहाँ पे लगाता हूँ न्यूक्लियोफाइल, CH3, CH3 और CH3 प्लस। दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूँ, मान लो न्यूक्लियोफाइल इधर से धक्का मारा था, तो ये इस तीनों ग्रुप को इधर की तरफ धकेल दिया था, इस तीनों ग्रुप को इधर की तरफ धकेल दिया था, तो देखो ये सब धक्का मार, न्यूक्लियोफाइल इधर से आया तो ये सबको थोड़ा इधर की तरफ धक्का मार दिया, और न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा
तो इस सब CH3 थोड़ा इधर दब जाएगा, इधर की तरफ दब जाएगा ये सब, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे ऐसे, CH3, CH3, मान लो CH3, और यहाँ पे क्या आया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोफाइल आया तो तुम क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये इधर की तरफ थोड़ा हो गया और ये इधर की तरफ थोड़ा हो गया, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल चांस है कि दोनों तरफ से अटैक हो जाए, दोनों तरफ से अटैक हो जाए और ऐसी बातें हो जाए। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट P2। अब प्रोडक्ट P1 का मिरर इमेज बनाया जाए, प्रोडक्ट यहाँ मिरर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, मिरर। तो ये वाला इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब ये वाला इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये वाला इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। नहीं समझे बात को। तो ये इसका मिरर इमेज ये तो बन सकता है, ऐसा लग रहा है। ये वाला देखो, ये वाला ये करीब में है, मिरर के पास में बन रहा है, ये मिरर है, ये मिरर के पास में है। ये सब दूर है तो इधर भी दूर दूर बन रहा है, एकदम लग रहा है कि दोनों दोनों एक ही कंपाउंड है, बट इसका मिरर इमेज ये नहीं है। मिरर इमेज बनाओगे बट सुपर इम्पोज नहीं होगा, सॉरी। ये इसके मिरर इमेज तो दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहा है मिरर इमेज, बट इसको उठा के इस पे रखोगे तो एक दूसरे पे फिट नहीं आएगा। इसका नाम है नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या नाम है, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या होते हैं, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। देखो, बीच में मिरर रखो, दो कंपाउंड है, इसके इसके इमेज अगर बनाओगे तो ये इस तरह से लग रहा है कि इसका इमेज है, इमेज तो लग रहा है, ये इसका इमेज है भी लग भी रहा है। बट इसको उठा करके इस पे रखोगे ना, ऐसे उठा के इस पे रखोगे तो तुम सोचोगे SCH3 इस पे, SCH3 इस पे, SCH3 इस पे और NU इस पे फिट हो जाए, तो फिट नहीं होगा। कब नहीं होगा, अगर ये तीनों ग्रुप अलग अलग हो तो, तीनों ग्रुप अलग अलग हो तो। अगर मैं इस ग्रुप को कर दूं C2H5, इस ग्रुप को कर दूं C3H7, C3H7, और यह C2H5। देखो तीनों ग्रुप अलग और एक चौथा भी है। उसी तरह से जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो अलग अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा C2H5 और बन जाएगा C3H7। समझने की कोशिश करो, ध्यान दो। तो जब ये कायरल होगा, क्या होगा, एक कायरल होगा, तो कायरल होने के केस में इसके मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर उठा कर रखेंगे तो फिट नहीं होंगे। इसी का नाम होता है, एक दूसरे का नाम होता है इनेंसियोमर। क्या नाम होता है, इनेंसियोमर। बोलेंगे P1 P2 क्या है, इनेंसियोमर। क्या नाम है, इनेंसियोमर। इनेंसियोमर क्या होता है, नन सुपर इम्पोजिबल। क्या होते हैं, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इनेंसियोमर क्या होता है, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इतने ही याद रखना, पेपर में लिख देना नंबर, इतने ही याद, एक ही नंबर के पूछे जाते हैं। इनेंसियोमर क्या होते हैं, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। रेसमिक मिक्सचर बना, अब क्या बना, जब अटैक इधर से हुआ, अटैक इधर से हुआ तो चांस है 50% ए वाला प्रोडक्ट बने और 50% ए वाला प्रोडक्ट बने। तो देखो 50-50% बना ना, तो इसी मिक्सचर का नाम हो गया रेसमिक मिक्सचर। क्या नाम हो गया, रेसमिक मिक्सचर। क्या नाम हो गया, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। समझ गए। और जब रेसमिक मिक्सचर हुआ तो रेसिमाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम हो गया रेसिमाइजेशन। तो दो तरफ से अटैक होने का चांस था, दोनों तरफ से अटैक हुआ, 50-50% बनने का चांस है, तो क्या हो गया, ये रेसिमाइजेशन हो गया। बट ये एकदम 50-50% नहीं होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। ये हमें नीट में और उसमें पढ़ना है, IIT में पढ़ना है, अभी तुम्हारे बोर्ड के लिए समझना है। दोनों 50-50% बन रहा है, इसलिए रेसमिक मिक्सचर है। ये प्लस में बनेगा तो ये क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। तो ये दोनों मिला करके जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को। ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो सकता है, जीरो। अगर ये 50% प्लस में है, 50% माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को कंपाउंड को रोटेशन में जीरो कर देंगे। तो जीरो का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी खत्म हो गई है ना। ऐसे भी चांस हो सकता है, बट इतने आगे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तुम्हें बस याद रखना है कि दो साइड से अटैक होगा तो दो चांस बनते हैं, एक तो 50% इधर वाला बनेगा, 50% उधर वाला बनेगा। 50% P1 बनेगा, 50% P2 बनेगा। तो दोनों क्या है, इनेंसियोमर है। तो इनेंसियोमरिक मिक्सचर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनेंसियोमरिक मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे इस बात को, है ना।
तुम समझ गए एनएनसीयू में समझ गए, रेसिमाइजेशन समझ गए, इन्वर्जन समझ गए, रिटेंशन समझ गए, काइरलिटी समझ गए, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ गए। और ये सब समझ गए तो अब एस एन वन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्या कर सकते हो, एस एन वन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो तुम समझ गए ना, यहाँ पे फॉर्मेशन रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है समझ चुके होगे, है ना। रेसिमाइजेशन का मतलब समझ चुके होगे। बस एक चीज बचा है, यूनिमोलिकुलर क्या होता है। ये यूनिमोलिकुलर तुम्हें मैं बता देता हूँ। यूनिमोलिकुलर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। यूनिमोलिकुलर मैं बता देता हूँ, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है। चलो अब एस एन वन रिएक्शन जब हम करेंगे ना, उसी में यूनिमोलिकुलर समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एस एन वन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। चलो मैं कुछ लेता हूँ, कंपाउंड लेता हूँ। मान लो लेट सपोज करो मैं 3 डिग्री कार्बोकेटान ले रहा हूँ, सी एच थ्री और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्लोरीन ले रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैठा हुआ है, मान लो न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैठा हुआ है अटैक करने के लिए। इस सोलवेंट में डिजोल्व किए, खत्म हो गया। ये कैसे सोलवेंट होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। क्या होता है, PPS, जिसका नाम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम इसको डालते हैं जैसे ही, तो क्या होगा अपने को, क्या होगा अपने को, ये टूट जाएगा और ये बन जाएगा सी एच थ्री और CH3+, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, है ना। जैसे अटैक करेगा तो हम पहले तो तोड़ते हैं इसको, पहला स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, पहला स्टेप। ये क्या स्टेप हो गया, SN1 का एक स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाला कार्बोकेटाइन, सी सी एच थ्री और CH3+ है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, सी CH3 CH3 न्यूक्लियोफाइल, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसे ऐड हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि कितने स्टेप रिएक्शन है, कितना स्टेप रिएक्शन है, कितना स्टेप रिएक्शन है, बताओ। पहला क्वेश्चन पूछेगा कितने स्टेप रिएक्शन है, स्टेप कितने इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। पहले बोर्ड में पूछा था क्वेश्चन कि कितने स्टेप रिएक्शन होते हैं, 2 स्टेप। क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन में होता है क्या, 2 स्टेप। कौन कौन सी रिएक्शन है, 2 स्टेप बताओ। तो पहला स्टेप है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक। क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्या हो रहा है, न्यूक्लियो, देखो सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर दे रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। चलो 2 बात हो गई, क्वेश्चन कर दिया हमने, ऐसा पेपर में आया। तो फिर से क्या क्वेश्चन आया था, फिर से कौन क्या क्वेश्चन आया था कि जब ये सब अटैक अटैक तुम पढ़ लिए तो किस टाइप के सोलवेंट लेते हैं। सोलवेंट पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हैं। कैसे सोलवेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हैं। तो सोलवेंट कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तीसरा क्वेश्चन क्या आया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो अटैक करता है, तो इसमें किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो हमने अभी पहले समझाया था। कार्बोकेटाइन में 2 तरह से अटैक हो सकता है, तो कैसा मिक्सचर बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। और भी क्वेश्चन आए थे क्या इससे, रेसिमिक मिक्सचर बनता है ना कार्बोकेटाइन। हाँ, इसका RDS कौन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है। RDS का मतलब है इस रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करता है, रेट कौन डिटरमाइन करता है इस रिएक्शन का। तो रेट डिटरमाइन कौन करता है, मान लो कि ये स्लोवेस्ट स्टेप, क्या डिटरमाइन करता है, स्लोवेस्ट स्टेप। क्या, स्लोवेस्ट स्टेप। अरे मान लो दौड़ हो रही है, 10 लोगों की दौड़ हो रही है, 10 लोगों की दौड़ में तब तक रिजल्ट नहीं आता है जब तक पहले वाला मान लो आ गया, एक बच्चा आ गया पहले नंबर पे, बट जब तक 10वां 10वां आदमी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करता है तब तक गेम एंड नहीं होता है।
तो गेम का फाइनली रिजल्ट कब आता है? जब पीछे वाला, सबसे पीछे वाला भी अपना क्रॉस लाइन को क्रॉस कर जाता है, तब जा करके गेम को एंड किया जाता है। उसी तरह से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होते हैं वही रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जैसे होगा ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैठा होगा, अगर कहीं बैठा भी होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक तो नहीं कर पाएगा जब तक ये वाला काम ना हो जाए। तो ये वाला काम जैसे हो जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। अभी कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का जो स्टेप होता है ना, कार्बोकेटाइन बनते ही रिएक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन कार्बोकेटाइन जब तक नहीं बनेगा, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 10 घंटे तक नहीं बनेगा, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? कार्बोकेटाइन बनने वाला प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप होता है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या पूछा था इसमें? तीसरी करें, पांचवी बात, कि जब ये ऐसी बात होगी, आरडीएस तो हमने कर दिया, एक कंपाउंड दे देता हूँ मैं। हाँ, ऑर्डर बता दो, ऑर्डर। कौन से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होंगे? कौन से रिएक्टिविटी किस में ज्यादा होगा? 3 डिग्री में, या 2 डिग्री में, या 1 डिग्री में? तो भाई 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के केस में, ओके। और एक और क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन था कि CH3 का होल थ्राइस, और CBr, और दूसरा था CH3 का होल थ्राइस आयोडीन, कि इसमें SN1 किस में फास्ट होगा? 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ना ये, और ये भी 3 डिग्री है। दोनों 3 डिग्री है, तो किस में फास्ट होगा? ब्रोमीन वाले केस में, आयोडीन वाले केस में? क्या बताओ सोच कर, किस में ज्यादा फास्ट होगा रिएक्शन? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा होगा, CH3 Br, और एक होगा CH3 CH3 और आयोडीन। इस दोनों में इसको भी निकलना है और इसको भी निकलना है। तो जो जल्दी निकल जाएगा उस वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जल्दी कौन निकलेगा? आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये धक्का मुक्की सह नहीं पाता, बहुत जल्दी 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 निकल जाता है। ब्रोमीन जल्दी नहीं निकल पाता है। ये डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर की बात बता रहे हैं कि आयोडीन का साइज बिग होता है, इसका साइज क्या होता है? साइज होता है बिग। इस वजह से बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। क्या? बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। कैसा? बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह ये काम करता है, और जल्दी निकल जाता है, इसलिए रिएक्शन इसमें क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, ओके। ये बात हो गई। तो अगर ये सब समझ गए तो तुम SN1 SN2 बिल्कुल, बहुत SN1 रिएक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे, और तुम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो सारे क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत है। SN2 बहुत छोटा सा टॉपिक है, SN2 बहुत छोटा सा टॉपिक है। SN2 बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट मैं इसके लिए तुम्हें NCERT पे ले जाता हूँ, क्योंकि फिर कुछ फिगर चाहिए, और फिगर मेरे बस की नहीं है। अबे, तुम्हारे बस की भी हो सकती है, अगर तुम थोड़ी प्रैक्टिस करो तो। टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता तुम्हारा, इसलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ पे? फिगर पे आ रहा हूँ। जस्ट वेट 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 वेट। हाँ, एक और क्वेश्चन छूट रहा था, क्या बनता था उसमें? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, वैसे मैं बता चुका था क्या बनता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब हम यहीं पे बात करते हैं, SN2 की बात कर लेंगे। देखो यहीं पे समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, देखो ये क्या है, अपने पास एक मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल है। मोलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो पीछे से अटैक होगा इसमें। एसएन एसएन SN2 में कैसा अटैक होता है? बैक साइड। क्या होता है? बैक साइड। क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है। पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे जब अटैक करना है तो इधर थोड़ा खाली खाली होना चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप जब लगा रहता है तो अटैक करना आसान होता है। यहाँ से अटैक करेगा, धक्का मुक्की मारेगा, तो हाइड्रोजन थोड़ा इधर फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर फैल जाएगा। ये सब हाइड्रोजन भी इधर थोड़ा फैल जाएगा, इसके इसके आने की वजह से, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये अटैक कर रहा होगा तो इसका मतलब इसके बीच का बॉन्ड बन रहा होगा, और Cl का बॉन्ड टूट रहा होगा। तो यहाँ पे दिखाया है, देखो OH का बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे। तो ये माइनस चार्ज होता है OH पे, और Cl पे माइनस है, तो ये धीरे धीरे टूट रहा है, निकल रहा है। ये बन रहा है, और ये टूट रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसलिए डॉट डॉट करके दिखाया है। और ये डार्क डार्क लाइन का मतलब होता है ये हमारे आंखों के क्लोज है। और इस तरह का वेज लाइन का मतलब होता है हमसे दूर है। और इस सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि एक पोजीशन पे है, एक, ठीक है, नॉर्मल एक प्लेन में है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो sp2 बनती है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टू सॉरी ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो क्या हो रहा है, बॉन्ड 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 मेकिंग भी हो रहा है और साथ साथ बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है, दो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है इसकी, बट एक कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है इस कंडीशन। देखो 1 2 3 4 5 ग्रुप कार्बन से आ जाते हैं, तो पेंटावैलेंट की भी कंडीशन बनती है यहाँ पे, क्या, पेंटावैलेंट। अब देखोगे यहाँ पे तुम एक चीज देखो, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट नहीं है। ये ट्रांजिशन स्टेट है क्योंकि बन रहा है एक टूट रहा है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। गलती से कभी इसको इंटरमीडिएट मत बोलना। ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम टाइम के लिए होता है, इंटरमीडिएट थोड़ा टाइम के लिए होता है। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसलिए नाम है ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट नहीं है। बहुत सारे गलत लोग पढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। अब ओ एच का मतलब होगा, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब है बहुत कम टाइम के लिए बनना और इंटरमीडिएट थोड़े टाइम के लिए बनता है, ठीक है। अभी देखो ओ एच जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये पूरा वाला ब्रैकेट देखोगे माइनस चार्ज से भरा हुआ है। इसलिए इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कौन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं मैं इससे, तो इस माइनस चार्ज को खींच लेगा और इसको स्टेबल बना देगा। तो अगर 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 इस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल होता है, चलो इतना बात समझ गए। जब ये बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाएगा तो Cl माइनस बाहर आ जाएगा, और OH जब इधर से आ रहा होगा तो यहाँ पे ज्वाइन जब करेगा तो इसके प्रेशर की वजह से इन सब का थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगा इधर की तरफ। तो देखो इस हाइड्रोजन की थोड़ी शिफ्टिंग हो गई, पहले सीधे था अब इधर की तरफ चला गया। और ये भी, ये हाइड्रोजन जो डार्क वाला था, तो डार्क वाला तो यहीं पे है, लेकिन ये वाला इसके धक्के की वजह से इधर दिखाई दे रहा है। तो तुम इस फिगर की बात करो, यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से एक लाइन खींचो, ऐसे है ना, और यहाँ भी एक लाइन खींचो, तुम देखो क्लोरीन के लेफ्ट में 3 हाइड्रोजन था, और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो इस लाइन के लेफ्ट में था तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पे इस लाइन के राइट में आ गए तीनों हाइड्रोजन। क्यों, न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से, जो बैक साइड से अटैक हुआ था। तो यहाँ जो फिगर है इसके एकदम से फिगर यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा, क्या हो गया, उल्टा, उलट गया फिगर, क्या हो गया, उलट गया। उलट गया तो इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। और इसको थोड़ा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, क्या हो गया, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट जो यहाँ पे था, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया, ओके। तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और तीसरी बात क्या हो गई, एक तो इन्वर्जन होगा, बैक साइड अटैक, क्या हो गया, बैक साइड अटैक। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो कैसा होता है, पेंटावैलेंट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है। निगेटिव चार्ज होते हैं इसमें, निगेटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। इसको स्टेबलाइज कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इन ट्रांजिशन स्टेट का। तीसरा बात क्या होता है, IOC इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें, ठीक है। अब दूस- अब इसमें अटैक करना है पीछे से, तो पीछे वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल केस में होना चाहिए। पीछे वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल केस में होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड। ओ, तो मैं कहाँ तक बता चुका था आपको, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है और ये सब चीजें बता चुकी थी। बट इसमें क्या पूछा जाता है, एक और बातें पूछी जाती है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैसे अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है, बोलना ट्रांजिशन स्टेट कैसे, इंट्रावैलेंट होते हैं, पेंटावैलेंट होता है, वैलेंट होते हैं, एलिएंटी लिखो, पेंटावैलेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज बहुत सारे होते हैं इसमें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इन ट्रांजिशन स्टेट का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबल बनाते हैं, इसमें इन्वर्जन कन्फ्यूजन होता है। और ऑर्डर पूछता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किस में होगा, है ना। चलो इसको समझा देता हूँ मैं, इसको समझा देता हूँ। जब मैं 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये वाला केस जब हम पढ़ते थे, ये वाला केस पढ़ते थे हम किस में, SN1 में, क्या, SN1 में, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन बनना था, तो ये वाला स्टेबिलिटी थी। बट इसमें पलट जाता है, इसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री की रिएक्टिविटी आती है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आते हैं देखो।
ये फिगर बना रखा था, तुम्हारा भी टाइम बचेगा मेरा भी, इसलिए मैं तुम्हें ये बोला। देखो ये 1 डिग्री है, क्या है, 1 डिग्री है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जब आएगा 1 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे धक्का मुक्की कम करने होंगे, पीछे से अटैक करना है। पीछे झाड़ियाँ कम लगी है, छोटे छोटे पौधे हैं, आराम से अटैक हो जाएगा। जैसे इस सॉरी, मिथाइल ना, 1 डिग्री नहीं था, मिथाइल ग्रुप था, सिंपल मिथाइल ग्रुप था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डिग्री है, क्योंकि इस वाले कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री है। 1 डिग्री में जब आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये 1 डिग्री की वजह से थोड़ी धक्का मुक्की ज्यादा बढ़ गई, झाड़ियाँ जंगल बढ़ गए, तो अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आने के लिए। अब इसी तरह के दो ग्रुप लगा दिया हमने, देखो 2 डिग्री बना दिया, इसको क्या बना दिया, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अब ये बड़े बड़े दो ग्रुप लग गए, अब इसको आने में और दिक्कत हो रही है, और दिक्कत हो रही है, आना चाहेगा क्या, नहीं आना चाहेगा। और यहाँ पे 3 डिग्री कर दिया, हमें क्या कर दिया, 3 डिग्री। देखो तीन ग्रुप लगा दिए बड़े बड़े, तीन ग्रुप लगा दिए बड़े बड़े। अब न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना न के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, इसलिए टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक ही नहीं कर पाता है। और पीछे से अटैक होता है SN2 में, और यहाँ पे पीछे से अटैक होगा नहीं, तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे न के बराबर होगा। मान लो यहाँ 0% हो रहा है, यहाँ पे 5% हो रहा है, मान लो यहाँ पे 20% हो रहा है, और यहाँ पे 100% हो रहा है, देख रहे हो ना। तो देखा जाए तो ऑर्डर क्या बन रहा है, ऐसे ऑर्डर बन रहा है, देखो ऐसे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर सबसे कम 3 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल हुआ, फिर ये ऑर्डर फॉलो होता है। इसी को मैंने लिखा था, कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, मिथाइल, मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। ये ऑर्डर पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ये ऑर्डर पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ये ऑर्डर पूछा जाता है पेपर में, है ना। यही ऑर्डर पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ओके। देखो SN2 की बात है, SN2 वाला देख रहे हो, SN2 यहाँ सबसे ज्यादा है 3 डिग्री पे, क्या 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा है, नहीं है भैया। SN2 क्या होते जा रहा है, पहले यहाँ समझो, SN1 समझ लो, फिर SN2 समझ में आ जाएगी। SN1 देखो यहाँ 1 डिग्री है, देखो ये 1 डिग्री है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ पे, 3 डिग्री के पास में, 3 डिग्री के पास में रिएक्शन बढ़ गया बहुत पूरा। और यहाँ पे देखो 3 डिग्री में सबसे कम है, और बढ़ रहा है, किधर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है यहाँ पे, 1 डिग्री पे रिएक्टिविटी बढ़ गई, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है। और SN1 में यहाँ से इधर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है, समझ गए। दो बात समझ गए हो, क्या हो गए, दो बात समझ गए, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है ना। और दो बातें और हैं, दो बातें और हैं, क्या है, दो बातें और हैं जो पेपर में आए हुए हैं, बातें और हैं जो पेपर में आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो ये आया था और ये आया था, यही मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करने के लिए। चलो डिस्कस कर देता हूँ इसको ना। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में SN1 या SN2 फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट, ठीक है। और दूसरा बेंजाइलिक में भी क्या, बेंजाइलिक हाइलाइड में भी, ठीक है, सेम बातें होती है, ठीक है। बट बट विनाइलिक, विनाइलिक एंड एराइलिक में, एराइलिक में ये सब नहीं होता है, ये सब रिएक्शन नहीं होता है फास्ट, नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो इन दोनों में रिएक्शन फास्ट क्यों होता है, तो पहले हम एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, और SN1 वाला समझते हैं, फिर SN2 भी समझ लेंगे। बट अपने सिलेबस में SN2 तो नहीं पूछता है, नीट जेई में पूछता है, बट यहाँ पे SN1 पूछता है NCERT में, और CBSE बोर्ड वाले SN1 पूछते हैं। एलाइलिक हैलाइड में SN1 अच्छे से क्यों होता है, और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 अच्छे से क्यों होता है, इसकी बात हम कर लेते हैं पहले, फिर हम इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, ये देखो एलाइलिक हैलाइड है तुम्हारे सामने। एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है ऐसा कुछ, ऐसे क्या रहा हुआ, यहाँ रहा हुआ CH2, CH,
और CH2 Cl। देखो, इस Cl जिस कार्बन पे लगा है, इसको ओपन किया जाए तो कैसा होगा? CH2CH, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH और यहाँ पे Cl है। देखो ये जहाँ पे लगा है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इसके बगल में sp2 कार्बन है। ठीक है, ये कंडीशन जहां बनती है उसका नाम होता है एलाइलिक हैलाइड। तो ये एलाइलिक पोजीशन है, क्या है? ये एलाइलिक पोजीशन है। जब एलाइलिक पोजीशन से Cl निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा? प्लस चार्ज। क्या बनेगा? प्लस चार्ज। और ये प्लस चार्ज स्टेबलाइज होगा किसके थ्रू से? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ बन जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर बने हैं जो हमने पहले पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको बता दिया है। तो अब जाके शुरुआती वीडियो आप देखेंगे एलाइलिक वाला, विनाइलिक वाला, बेंजाइलिक वाला। ठीक है, वहां समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सिंपल सी बात है, जब CH2 प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये फिगर इस एग्जाम में बनाना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक अच्छे से हो जाएंगे और SN1 रिएक्शन अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए SN1 बहुत जरूरी है होना। और जब भी SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दिखते हैं हम, और कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतने अच्छे से SN1 होगा। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, क्यों? रेजोनेंस की वजह से, है ना। तो इसलिए ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। इसमें दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो ये इसी का स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकता है, एक बार इस कार्बन प्लस आ रहा है, एक बार इस कार्बन प्लस आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड से यहाँ से क्लोरीन निकला होगा, क्लोरीन निकलने की वजह से प्लस चार्ज बना है, और प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, और प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये एक डबल बॉन्ड यहाँ हमने शिफ्ट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अब यहाँ प्लस आ गया। देखो यहाँ प्लस आ गया। और उसके बाद में हमने ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर और बनेंगे, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? वो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा, 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 और यहाँ पे CH2 प्लस। तो इस तरह से कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसमें कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़ जा रहा है। जब कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो इसमें हम जानते हैं SN1 रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसमें रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी क्या ऑर्डर होगी? ये वाला ऑर्डर होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI होता है, क्योंकि I बेस्ट लिविंग ग्रुप है, जल्दी I निकल जाता है, फिर Br निकलता है, फिर Cl निकलता है, और RF का बॉन्ड इतना तगड़ा होता है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसमें रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। और RI के बॉन्ड लेंथ इतने बड़े होते हैं क्योंकि I का साइज बड़ा है। तो ये वाला बॉन्ड जैसे मैं बताऊं R और I, बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा है, इसको तोड़ना ये बहुत जल्दी टूट जाता है और I बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए RI के केस में रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप समझ गए ना बेंजाइलिक हैलाइड में और एलाइलिक हैलाइड में क्यों इतना फास्ट SN1 होता है ना। SN2 की बात आपके सिलेबस में नहीं कर रखा है, इसलिए मैं SN2 की बात नहीं करना चाहता हूँ। बट फिर भी एक हिंट्स मैं दे देता हूँ आपको कि SN2 में कौन फास्ट होगा। SN2 में भी यही ऑर्डर फॉलो होता है। क्या होता है? SN2 में भी यही ऑर्डर फॉलो होता है कि जब SN2 में भी यही ऑर्डर फॉलो होता है। बस इतना मैं हिंट्स दे दूंगा, और डिटेल में पढ़ना है तो नीट और जेई वाला बैच में देखना, वहां पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। SN2 में भी यही ऑर्डर फॉलो होता है। इस तरह से हम समझ चुके हैं कि कैसे होगा SN1 रिएक्शन, कैसे होगा SN2 रिएक्शन, और किससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब हम समझ गए। कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, बट आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि ये वाला आप खुद करेंगे, ये वाला आप खुद करेंगे, है ना। ये वाला आप खुद करेंगे, और मैं अगली बार जब आ रहा हूँ तो उसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और दूसरी बार दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, है ना।